है। मैं समझता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शायद सूबाई हुकूमत पर इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सूबे के जो लोग हैं जो इन हॉस्पिटल से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, जिनको एक अच्छी इलाज की सहूलत मिल रही है, अल्लाह न करे उसमें शायद कोई कमी आ सकती है। इसलिए कि जब ये NICVD वफाक के पास था तो इसका बजट जो था वो 70 करोड़ रुपये था सालाना, और सिंध हुकूमत इस वक्त 13 अरब रुपए इसके ऊपर लगा रही है। इस वक्त वफाकी हुकूमत की जो माली हालत है वो सबके सामने है, तो मैं नहीं समझता कि उनके पास ना उनकी प्रायोरिटी होगी और ना उनके पास इतने वसाइल होंगे, ना वो इतना पैसा देना चाहेंगे कि इन इदारों को उस सतह पर चलाया जा सके जहाँ पर सिंध हुकूमत ने उनको पहुँचा दिया है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देखें वो बहुत बेहतर हुआ है, वहाँ पर इलाज मुआलजे की जो सहूलतें वो बहुत बेहतर हुई हैं, और वहाँ पर जो पेशेंट्स का नंबर था जो आज से जब भी वफाकी हुकूमत के पास थे उस वक्त कितने आते थे और आज कितने आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये जो फैसला आया है ये हुकूमत या पीपल्स पार्टी की ज़ात पे तो शायद कम असर करेगा, हमें बिल्कुल असर इस तरह से होगा कि हमारे लोग मुतासर होंगे, लेकिन जो बराह रास्त मुतासर होंगे इससे वो सूबे के लोग होंगे, बल्कि शायद इस सूबे से बाहर से आने वाले लोग जो NICVD कराची में आकर अपना इलाज करवाते हैं या NICH में आते हैं, JPMC में आते हैं, बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद आती है, साउथ पंजाब से बहुत बड़ी तादाद आती है, वो शायद बेचारे ज़्यादा परेशान होंगे। और अगर खुर्रमशेर ज़मान साहब जितना पैसा सिंध हुकूमत इन पर लगा रही है उससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ये खुशी की बात है, लेकिन हालत तो वफाकी हुकूमत की ये है कि NFC के तहत जो पैसा सूबे को मिलना चाहिए 20 अरब उन्होंने पिछले साल कम दिए हैं, 90 अरब रुपए की साल के जो है वो कमी का सामना है। अपनी जो कलेक्शंस उनकी हैं वो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन रिकॉर्ड पर खड़ी हैं, और वसाइल उनके पास हैं नहीं, वसाइल वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और अभी जो मजीद ये कुछ फैसले कर रहे हैं उससे इनके रेवेन्यू जनरेशन में और कमी आ जाएगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह ये चीज़ चला रहा है। चौधरी सिंध हुकूमत गिराने के मिशन पे सिंध आए हुए थे, उनका दौरा मुकम्मल हो गया, वापस हो गए। सुना है कि पीर पगारा ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और दीगर कुछ रहनुमाओं से वो मिलना चाहते थे, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार किया, लेकिन जाते जाते वो कह गए कि आज वो मुराद अली शाह के जाने का जो है वो बुनियाद रख के जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इसको सूबे सिंध में जानता भी कोई नहीं है, कोई एक MPA भी इसके कहने पर इधर उधर नहीं होगा, बल्कि PTI के अपने MPA भी बेचारे शायद इसके कहने पर ना चलें। फवाद चौधरी साहब की हालत तो ये है कि यहाँ उन्होंने शायद कहीं PMLQ का नाम ले लिया था, वहाँ से एक ट्वीट आया तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और वहाँ से फिर यूटर्न मारा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। जिस आदमी की इतनी हैसियत हो आप उससे तवक्को करें कि वो आएगा और सूबा सिंध की एक ऐसी हुकूमत जो मुस्तहकम है, जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत है, वो जो है वो गिरा के चला जाएगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इस दौरे का मकसद सिर्फ ये था कि 2 दिन तक मीडिया पर सूबा सिंध के मुतल्लिक़ ख़बरें चलती रहें और अलीमा खान साहिबा के बैकग्राउंड में चली जाएँ, और शायद किसी हद तक वो कामयाबी भी होंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो जायदाद बनाई है, जो ज़कात खैरात और चंदे के पैसे उन्होंने हासिल किए, वसूल किए लोगों से हॉस्पिटल चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उससे खान साहब ने बेनामी जो है वो जायदादें बनाई हैं अपनी बहन के नाम पे। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी GIT बननी चाहिए, उस GIT में पार्लियामेंट के मेंबरान को डाला जाना चाहिए, ताकि कौम के सामने उन लोगों का किरदार सामने आए जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम पारसा हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे तो हैरत होती है, ये कहते हैं जी वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही, मतलब चंदा खा जाओ, ज़कात खा जाओ, फितराना खा जाओ, वो जुर्म नहीं है, वो गलत बात नहीं, वो जायज़ है, आपसे ना पूछें हम। इस मुल्क के लोगों से, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आपने पैसे लिए हैं और वो पैसा जिस काम के लिए लिया गया था उस काम पे खर्च नहीं हो रहा, और आपने ज़ाती जायदादें बनाई हैं उससे, और ये तो चंद जायदादें हैं जो पकड़ी गई हैं। इसके अलावा उन जायदादों की तफसील भी हमें चाहिए जो उन्होंने बेची हैं इस थोड़े अरसे के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर। ये भी इतला दें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बेच दी हैं। इमरान खान साहब के लिए कहते नहीं वो तो उससे ताल्लुक़ नहीं उनका, वो तो अलग हैं, वो अलग हैं। भाई नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड में वो हैं खातून अलीमा साहिबा, शौकत हॉस्पिटल के बोर्ड के अंदर वो हैं, और इमरान खान साहब उन दोनों बोर्ड के सरबराह हैं। ये हो नहीं सकता कि अगर एक इदारे के अंदर भाई और बहन बैठे हुए हों साथ, और अगर कोई इल्ज़ाम उनकी सिस्टर के ऊपर आए तो भाई कह रहा है मेरा ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर तो आप पता नहीं हमारे उन लोगों पर भी इल्ज़ाम लगा देते जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता किसी तरह से। तो जिस तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ लगने वाले इल्ज़ामात पर GIT बनाई गई, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करवाई गई, इसी तरह
अलीमा खान साहिबा की जो जायदाद बेनकाब हो रही है, जो सामने आ रही है, जीआईटी बनाई जाए, अपोजिशन के मेंबर्स को उस जीआईटी के अंदर शामिल किया जाए ताकि हम इस कौम को ये बता सकें कि ये जो साफ़ और शफाफ चेहरे आपके सामने हैं ये बहुत ज़्यादा मकरू हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा चोरी की है और ज़कात और फितरे के पैसे से ज़ाती जायदादें बनाई हैं। रज़ा रब्बानी साहब इस वक्त निशाने पर हैं तहरीक इंसाफ के, और उनके मुतालिक कहा गया है कि 27 साल से सेनेटर बन रहे हैं, कहने को मजदूर रहनुमा कहते हैं अपने आप को, लेकिन बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। इनटाइटल नहीं होने के बावजूद मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर 27 साल से वो रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो अपनी तनकीद की वजह से मशहूर हैं, और वो तनकीद जिन इदारों पर करते हैं, क्या उनकी तरफ से बात यह है कि मुझे तो हैरत होती है कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और इनको ये नहीं पता कि जो एमएनए जो सेनेटर्स होते हैं, मैं जैसे मुंतखब हुआ सेनेट में तो मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध से था। जब मुझे ट्रैवल करना होता है तो जो मुझे टिकट मिलते हैं वो बिज़नेस क्लास के मिलते हैं, बिज़नेस क्लास के टिकट मिलते हैं, लेकिन उन टिकट्स की तादाद महदूद होती है, तो मैं वो टिकट्स कन्वर्ट करवा लेता था इकोनॉमी में और मैं इकोनॉमी में सफ़र करता था, लेकिन मेरी इंटाइटलमेंट और मेरा जो टिकट था वो बिज़नेस क्लास का ही हुआ करता था। तो रज़ा रब्बानी साहब भी सेनेट के मेंबर हैं, उनको जो टिकट मिलते हैं वो बिज़नेस क्लास के मिलते हैं। अब किसी की मर्ज़ी है, अब मुमकिन है कभी कोई नशिस्त इकोनॉमी में ना हो तो वो कर लेते हो, तो इंटाइटलमेंट है उनकी और उस पर सफ़र करते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता वो किस मिनिस्टर्स कॉलोनी के घर की बात कर रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब पार्लियामेंट लॉजेस के ए ब्लॉक में एक अपार्टमेंट में रहा करते थे जब मैं सेनेट में था। जब वो चेयरमैन सेनेट बने तो उसके बाद उनको एक घर मिला, उससे पहले वो वज़ीर थे तब उनके पास वहाँ एक घर था, लेकिन जब वो वहाँ से किसी ऐसे ओहदे से हटते थे जब जहाँ उनकी इंटाइटलमेंट नहीं, तो वापस वो अपार्टमेंट के अंदर आ जाते थे। तो मैंने खुद उनको फ्लैट के अंदर रहते हुए देखा है, और मैं समझता हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर तो शायद उनके सख्त तरीन मुखालिफिन हैं वो भी उंगली नहीं उठाते हैं। इनको शायद मरोड़ कुछ पेट में और है, जो हम कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम जो है इनको खाई जा रही है। जब तक ये रज़ा रब्बानी को अटैक नहीं करेंगे 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये बोल नहीं सकते हैं। तो 18वीं तरमीम इनके निशाने पर है, तो हर उस शख्स को ये निशाना बनाएंगे जो 18वीं तरमीम का दिफा करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जुर्म क्या है? 18वीं तरमीम को कहता है कि मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुराद अली शाह का जुर्म क्या है? वो ये कहता है कि 18वीं तरमीम को जो है हम बिल्कुल नहीं ख़त्म होने देंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या कहा कि जी मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें सूबों को हुकूक दिए हैं। तो असल मकसद जो है वो 18वीं तरमीम है, और 18वीं तरमीम के लिए आवाज़ उठाने वाला हर शख्स, हर फर्द इस PTI के नायल वजीरों के निशाने पर होगा। अच्छा सईद भाई, आप लोग कहते हैं कि तकरीबन 90 अरब से ज़ायद जो है वफाक ने नहीं दिए हैं आप लोगों को, तो वो मशीन एक सुनाई सिलाई मशीन जो है वो दरियाफ्त हुई है, वो अरबों रुपए बनाती है, तो 2-4 मशीनें कहीं खरीद लें, कोई उसका इंकशाफ हुआ है? क्या कहेंगे ये वो सिलाई मशीनें बुरान खत्म हो जाएगा? इमरान खान और अलीमा खान साहब के लिए वो ख़ास फार्मूला है, उन्हीं के पास है वो। बाकी जो सिलाई मशीन आप और हम लेंगे ना, वो बस कपड़े ही सिएगी, पैसे नहीं निकालेगी। देखिए, पहली बात यह है कि वजारत बल्दियात से लोग नाला हैं, उनका हक है, और मैं समझता हूँ कि ये वजारत ऐसी है कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं और जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल ये ऐसे मसाइल हैं, हम हल करते भी जाएंगे तो नए नए मसाइल पैदा होते जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करें और जो शिकायतें उसको दूर करें। जहाँ तक बिल्डिंग कंट्रोल की बात है, वहाँ मैं नहीं समझता कि एहतजाज की बिना पर किसी को सस्पेंड किया गया है। उसकी तफसीलात अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फराहम भी कर दूंगा। शिकायत कोई और थी जिन साहब को मौसूल किया गया उनके खिलाफ। सर, कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध को हटाने की बुनियाद रखी गई है, यहाँ से फवाद चौधरी ने भी उसका ऐलान किया है, तो क्या कहेंगे? ये बता देगा। ये बताएं कि गुब्बारे से हवा निकालने की बातें हो रही थी, हवा फवाद चौधरी की निकली या हुकूमत की निकली? अच्छा, वो एक पिन का भी जिक्र कर रहे थे कि उनके पास एक पिन देखिए, है जो गुब्बारे में दब। देखिए, मैंने अभी आपको एक किस्सा बताया ना कि एक यहाँ पे शोशा छोड़ा और वहाँ से PMLQ ने एक ट्वीट किया
उस एक ट्वीट से जिस गुब्बारे की हवा निकल जाती हो उसके लिए पिन की क्या जरूरत है आपको? अच्छा, बलोच सरदार भी राजी हो गए, कितने पे? पुरानी तनख्वाह पे या क्या, मतलब कोई नया कोई? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, तमाम हमारे जो पार्टियों के रहनुमा हैं काबिल एहतराम हैं और हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो अपने सियासी फैसले आज़ादी के साथ करे। तो अगर कोई सियासी जमात कोई फ़ैसला करती है तो यकीनन उसकी वजूहात वो ख़ुद बयान करेंगे। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों से ज़्यादा जो अहम बात यह है कि वो लोग जो सुबह शाम PTI और इमरान खान के गुण गाते थे, आज वो इमरान खान और PTI के लिए क्या कह रहे हैं, उनके लिए यही काफ़ी है। अच्छा, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो बात जो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि ये नाअहल हैं, इनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये मुल्क तो क्या अपनी जमात नहीं चला पाते हैं, अब उनके पास जब मुल्क आएगा तो अल्लाह रहम करे बहुत नुकसान होगा। आज लोग ये बात तस्लीम करें। बात माने गए हैं। शहीद भाई क्या कहेंगे? बंद दफातर खुल रहे हैं। सिंध हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही, जिसकी वजह से वफाक हमें सूबे में काम नहीं कर पा रहे और तरक्याती जो मनसूबे वफाक के इसीलिए जो है वो तातुल का शिकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? गवर्नर सिंध अगर आइन में दिए गए गवर्नर के दायरे के अंदर रहकर काम करेंगे तो हम उनसे शायद 2 कदम आगे चलेंगे। अच्छा, लेकिन अगर गवर्नर साहब अपने आइन में दिए गए दायरा कार से 1 कदम भी बाहर निकालेंगे, हम उनके उस कदम को दोबारा उस दायरे के अंदर रखेंगे। तो बहरहाल ये गवर्नर साहब पर है कि वो आइन के अंदर दिए गए अपने इख्तियारात के दायरे में रहते हुए काम करना चाहते हैं या उससे बाहर निकल कर काम करना चाहते हैं। सूबा सिंध की हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम किसी आइनी ओहदेदार को गैर आइनी इक़दामात करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत के हैं, जो इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के हैं, जो इख्तियारात कैबिनेट के हैं, वो वही इस्तेमाल करेंगे, वो कोई और शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा शहीद भाई मुत्तहिदा के मुतालबात, अहम मुतालबात कल जो है मानने का अंदिया दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। दफातर खुल जाएंगे, उनके जो अंदर हैं कारकुनान जिन पर केसेस बने हैं, संगीन किस्म के केसेस हैं, उनको निकाला जाएगा। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे, अमन फिर सही वही रहेगा या क्या गड़बड़ होगी, क्या होगा? देखें, अगर तो कोई ऐसे फैसले जो अदालतों के ज़िम्मे हैं उनकी यकीन दहानी वज़ीर आज़म करा के गए तो मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे उन चीज़ों पर। बाकी इस किस्म के तमाम इशूज़ जो हैं वो सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब उनको वजारत दे सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब उनके डेवलपमेंट के फ़ंड्स कोई वफाकी हुकूमत से दिलवा सकते हैं, शायद वो कर लें। बाकी जो सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में मसाइल हैं, उनके मामलात हैं, उसमें वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ वर्किंग रिलेशनशिप बनी है, लेकिन कहते हैं कि फौजी अदालतों के क़याम के मामले पर जो अब भी इख्तिलाफ़ात हैं। इस हवाले से कोई पार्टी का दोनों को कोई मौक़िफ़ सामने? देखिए, मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ राब्ते होने का ये मतलब कतई नहीं है कि हम हर इशू पर जो है वो एक आवाज़ हो जाएँ। फ़ौजी अदालतों पर मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अभी उस पर बातचीत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि फ़ौजी अदालतों की हम हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब कोई कंसेंसस अपोजिशन में बनता है तो पीपल्स पार्टी को अपने फ़ैसले को अगर रिव्यू करना होगा तो दोबारा CEC में जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो लोगों की सोच है वो फ़ौजी अदालतों के हक़ में नहीं है। कह रही है कि हुकूमत या तो खुद गिर जाएगी या अपनी हदों से गिर जाएगी, हम साजिश नहीं करेंगे, और जमा भी हो रहा है। और उधर से हुकूमत ये कह रही है कि जो मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है किसी दूसरे सूबे में तो हम वो गिरा लेंगे। वज़ीर बल्दिया सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए अहम खबर से आगाह करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद वफाक